हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैंने आपको मुगल प्रशासन के बारे में बता रही थी। मुगल प्रशासन के अंतर्गत हम केंद्रीय प्रशासन को कंप्लीट कर चुके थे, केंद्रीय प्रशासन के पार्ट को। अब मुगल प्रशासन को सबसे पहला पार्ट आता है केंद्रीय प्रशासन और उसके बाद आता है प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, यानी कि केंद्र को प्रांतों में विभक्त किया जाता था। तो मुगल प्रशासन का दूसरा मुख्य बिंदु होगा प्रांतीय प्रशासन। आप देख सकते हैं, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मुगल प्रशासन को केंद्रीय प्रशासन के सबसे पहला केंद्रीय शासन व्यवस्था और उसके बाद केंद्र को विभक्त किया जाता था प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंदर। जिस तरीके से केंद्रीय शासन व्यवस्था होती थी वैसी ही प्रांतीय शासन व्यवस्था होती थी, यानी कि प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रशासन को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए केंद्र को कई प्रांतों में विभक्त किया जाता था। अकबर के समय में आप देख सकते हैं, यहाँ अकबर के समय में पूरे मुगल प्रशासन को 12 प्रांतों में यानी कि सूबों में विभक्त कर रखा था। मुगल काल में प्रांतों को सूबा कहा जाता था। तो अकबर के समय में ये प्रांत थे 12, जो कि बढ़कर शाहजहां के समय में 15 हो गए थे और औरंगजेब के समय में ये प्रांत 21 तक पहुंच चुके थे, यानी कि इनकी संख्या 1 तक हो चुकी थी। प्रांत यानी सूबे। तो इन सूबों में सबसे पहले प्रमुख पदाधिकारी होते थे। जैसे केंद्र में प्रमुख पदाधिकारी होते थे वैसे ही प्रांतों में भी प्रमुख पदाधिकारी होते थे। आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे केंद्रीय शासन व्यवस्था होती थी वैसे ही प्रांतीय शासन व्यवस्था होती थी। केंद्र का एक छोटा रूप ही प्रांत होता था और कुछ नहीं। तो जिस तरीके से केंद्र में राजा होता थे, मुख्य अधिकारी होते थे, तो वैसे ही प्रांतों में भी प्रांतों के शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई अधिकारियों को वहां भी नियुक्त किया जाता था। आप उसमें देख सकते हैं, सबसे पहला होता था हमारा सूबेदार। ठीक है, प्रांतों के पदाधिकारी को या प्रांताधिपति को सूबेदार कहा जाता था। उसके और भी कई नाम होते थे, जैसे प्रांतपति, नाजिम, सिपाह सालार। ये नाम भी जो है वो सूबेदार या प्रांताधिकारी के ही होते थे। केंद्र में जो सम्राट होता था, सम्राट ही प्रांताधिकारी को नियुक्त करता था। वैसे ज्यादातर जो है युवराज वगैरह को ही प्रांताधिकारी नियुक्त किया जाता था। इसके अलावा जो है राजा का जो और विश्वास पात्र व्यक्ति होते थे या जो वरिष्ठ और कुशाग्र लोग होते थे उन्हें भी प्रांताधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। इसकी नियुक्ति डायरेक्ट जो है राजा के द्वारा ही की जाती थी। सूबेदार के जो कार्य होते थे वो प्रांतों में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना, प्रांतों की व्यवस्था को देखना, प्रांतों को पूरी तरीके से प्रांतों में जितने भी कार्य हो रहे हैं उन समस्त सूचनाओं को राजा तक पहुंचाना, ये कार्य जो है प्रांताधिपति का होता था। प्रांतों के अंतर्गत सबसे पहला हमारा सूबेदार। दूसरा प्रमुख पद होता था दीवान। आप देख सकते हैं दीवान। दीवान यानी वित्त अधिकारी। वित्त अधिकारी यानी आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, कर लगाने वाला, कितने टैक्स कहाँ लगाए जा रहे हैं, कितनी आय आई है, कितना व्यय हुआ है, उन सब का लेखा जोखा रखने वाला, उन सब की पूरी जांच पड़ताल करने वाला जो अधिकारी होता था प्रांतों में, उसको दीवान कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद जो है प्रांतों में तीसरा जो प्रमुख पद होता था वो होता था बख्शी का। बख्शी यानी कि सैन्य अधिकारी। जिस तरीके से केंद्र में सेना होती थी वैसे ही प्रांतों में भी सेना होती थी। तो प्रांतों की सेना को जो व्यक्ति या जो वरिष्ठ अधिकारी सुचारू रूप से चलाता था, देखता था कौन से सैनिकों की भर्ती करनी है, कितने घोड़ों की भर्ती करनी है, रसद सामग्री, अस्त्र शस्त्र, सब कुछ सेना से संबंधित समस्त सामग्री या सेना से संबंधित जितने भी कार्य होते थे वो बख्शी ही देखता था। एक चीज और, केंद्र में जो मीर ए बख्शी होते थे, मैंने आपको पूर्व में बताया था कि केंद्र में जो मीर बख्शी होते थे, मीर बख्शी के अंडर में ही बख्शी कार्य करता था और मीर बख्शी के ही आदेश अनुसार ही बख्शी पद का जो है, जिस व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त करना होता था, सम्राट और मीर बख्शी दोनों जो है सोचकर ही उस व्यक्ति को बख्शी के पद पर नियुक्त करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र में जो मीर बख्शी होता था उसी के अंडर में बख्शी कार्य करता था। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रांतीय शासन व्यवस्था का चौथा प्रमुख पद था वाकिया ए नवीस। वाकिया ए नवीस यानी कि गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष। आप देख सकते हैं बोर्ड पर, आप बोर्ड पर देख सकते हैं वाकिया ए नवीस यानी गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष। गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था वाकिया ए नवीस।
जिस प्रकार से केंद्र में भी गुप्तचर व्यवस्था होती थी, वैसे ही प्रांतों में भी वाकिया ए नवीस नामक पद जो है वो गुप्तचर या गुप्तचरी के लिए ही बनाया जाता था। इस विभाग का पूरा काम था कि प्रांतों में जितने भी अधिकारी होते हैं, जितने विभाग हैं, उन सभी में गुप्तचरी करना, प्रमुख सूचनाओं को सम्राट तक पहुंचाना। तो इस पद का भी या इस व्यक्ति का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान था प्रशासन के अंतर्गत। अब प्रांतीय शासन व्यवस्था में पांचवा प्रमुख पद था सत्र और काजी। ठीक है, सत्र और काजी यानी धार्मिक और न्यायिक विभाग। सत्र और काजी, जैसे कि हमने केंद्र में भी पढ़ा था काजी के बारे में, तो वैसे ही यहाँ भी सत्र तो धार्मिक कार्य करते थे और काजी जो है वो न्यायिक कार्य करते थे। तो सत्र और काजियों का कार्य भी धार्मिक और न्यायिक कार्यों को करना प्रांतों में इनका प्रमुख कार्य होता था। यानी कि जितने भी मुस्लिम धर्म से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो भी सत्र और काजी करते थे, और न्यायिक संबंधी जो कार्य होते थे उन्हें भी ये सत्र और काजी ही करते थे। अब प्रांतीय शासन व्यवस्था का हमारा लास्ट पॉइंट आएगा कोतवाल, यानी एक और प्रमुख पद जो प्रांतों में होता था वो है कोतवाल। कोतवाल यानी शांति और सुरक्षा का कार्य करने वाला अधिकारी। जैसे कि पुलिस विभाग होता है, हम भी आज के टाइम में जो है हम देखते हैं कि पुलिस विभाग होता है, पुलिस होती है, पुलिस सिक्योरिटी के लिए होती है नगरों में। तो वैसे ही उस समय में भी जो है कोतवाल नामक पद होता था, इस व्यक्ति का महत्वपूर्ण काम होता था शांति और सुरक्षा बनाए रखना। नगर में भी, इसके अलावा छोटे नगरों में भी, और सभी जगह यानी सभी जगह जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना जो है इसका कार्य होता था। यदि कहीं कोई चोरी आदि हुई है या किसी भी प्रकार की अशांति है तो वो शांति बनाने का काम कोतवाल का ही होता था। तो ये है हमारा मुगल प्रशासन के अंतर्गत प्रांतीय शासन व्यवस्था। और प्रांतीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स, ये सारे बिंदु, ये प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी होते थे। इन अधिकारियों का काम होता था कि प्रांतों में पूरी तरीके से शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, और सुचारू रूप से चलाने के बाद जो है पूरी तरीके से राजा तक सारी जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, ये इनका महत्वपूर्ण कार्य होता था। ठीक है, अब जो है हमारा मुगल प्रशासन के अंतर्गत थर्ड पॉइंट यानी तीसरा बिंदु, ये तो केंद्रीय शासन व्यवस्था हो गई, फिर प्रांतीय शासन व्यवस्था हो गई। अब प्रांतों को भी विभाजित किया जाता था। प्रांतीय शासन व्यवस्था को विभाजित किया जाता है सरकार में। ठीक है, जिस तरीके से केंद्रीय शासन व्यवस्था को या केंद्र को प्रांतों में विभक्त किया जाता था, वैसे ही प्रांतों को सरकार में विभक्त किया जाता था। यानी कि उस समय प्रांत के बाद नेक्स्ट जो इकाई आती थी वो होती थी सरकार, जिन्हें के जिले कहा जाता है। ठीक है, आज के समय में हम उन्हें जिले कहते हैं, लेकिन उस समय में जिलों को सरकार कहा जाता था। तो सरकार का प्रशासन चलाने के लिए जिस पदाधिकारी को नियुक्त किया जाता था वो होता था फौजदार। इसे नियुक्त करने के लिए जो है सम्राट के विचार विमर्श या सम्राट के परामर्श से भी इसे नियुक्त कर सकते थे। इसके अलावा जो प्रांताधिकारी होता था वो भी इसे नियुक्त कर सकता था। तो इसका काम क्या होता था? इसका काम वही होता था जैसे कि प्रांताधिकारी का काम होता था प्रांतों में शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना, वैसे ही सरकार में या जिलों में फौजदार का काम होता था प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना। उसका काम होता था लगान व्यवस्था देखना, इसके अलावा जो है आय व्यय का लेखा जोखा रखना, सैन्य व्यवस्था को देखना। तो समस्त जो प्रशासनिक कार्य होते थे वो फौजदार के द्वारा किए जाते थे सरकार के। ठीक है, इसके अलावा अब क्योंकि सरकार को भी विभक्त किया गया है, सरकार को कई परगनों में विभक्त किया गया था। परगने जिन्हें कि जिसमें जिस अधिकारी को नियुक्त किया जाता था उसे कहा जाता था सिकदार, यानी परगने के अधिकारी को सिकदार कहा जाता था। सिकदार वही काम करते थे जो प्रांताधिपति करते हैं, जो सरकार में फौजदार करता था वही परगनों में सिकदार करता था। यानी प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करना, प्रशासनिक व्यवस्था को पूरी तरीके से चलाने का पूरा कार्य करना। इसके अलावा सिकदार की सहायता के लिए और भी कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए गए थे, जैसे अमीन हुआ, काजी। काजी तो पूरी तरीके से धार्मिक और न्यायिक कार्य देखते थे। कानून गो हुआ, लेखक हुआ जो कि लिखने का कार्य करता था। अमीन भी जो है राजस्व संबंधी कार्य करते थे। तो ये कुछ जो है छोटे अधिकारी होते थे जो कि सिकदार की सहायता के लिए परगनों में नियुक्त किए जाते थे। तो परगनों के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिकदार की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। अब परगनों को भी विभक्त किया गया है। परगनों को विभक्त किया गया है गांव में। ठीक, यानी गांव जो है वो मुगल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है।
गांव में जो गांव के मुखिया होते थे या गांव का जो प्रधान होता था उसकी पूरी जिम्मेदारी होती थी। ग्राम मुखिया की ये जिम्मेदारी होती थी कि वो गांव के समस्त प्रशासनिक कार्यों को देखे, आय व्यय, इसके अलावा जो लगान संबंधित कार्य होते थे उनमें भी उसका सहयोग पूरी तरीके से रहता था। तो इस तरीके से ये हमारा पूरा एक टॉपिक हुआ मुगल प्रशासन। मुगल प्रशासन को जो है कई पार्ट्स में विभक्त किया गया। वो आपने देखा, सबसे पहले केंद्रीय, उसके बाद प्रांतीय, उसके बाद सरकार, फिर परगने और उसके बाद गांव। तो ये प्रशासन की प्रमुख इकाइयाँ होती थी। पूरे प्रशासन को सुचारू रूप से बांधे रखने के लिए सम्राट वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करते थे। ये अधिकारी अपना कार्य सुचारू रूप से करते थे और राजा के प्रति पूरी तरीके से जिम्मेदार होते थे। राजा जो भी डिसीजंस लेता था, जो भी जो है नियम कानून बनाता था, तो इन सबको जो है पूरी तरीके से प्रोसेस करवाने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। तो ये हुआ हमारा मुगल प्रशासन, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन और इसके पार्ट्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बोर्ड पर, आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं कि इसे जो है लगभग जो है 5 पार्ट्स में विभक्त किया गया है। मुगल प्रशासन एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर इतने बड़े विशाल साम्राज्य को खड़ा किया गया था और वह विशाल साम्राज्य एक लंबी सदी तक चला था। बड़े बड़े सम्राट आए और गए, लेकिन प्रशासन जो है वो मजबूती के साथ खड़ा रहा और पूरी तरीके से जो है औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों तक ये प्रशासन व्यवस्था पूरी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से चलती रही थी। तो इस प्रशासन को मजबूत बनाने में जिस सम्राट का सबसे बड़ा योगदान रहा वो था अकबर। अकबर ने इस व्यवस्था को पूरी तरीके से व्यवस्थित किया था। तो अकबर का विशेष योगदान माना जाता है मुगल प्रशासन को मजबूती देने में। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा मुगल प्रशासन क्या था, कैसे था, उसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ाऊंगी। ये जो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं ये बहुत ही कम रिसोर्सेज, बहुत ही कम टेक्निकल रिसोर्सेज में की जा रही हैं, यानी कि लैक ऑफ टेक्निकल रिसोर्सेज में ये हम वीडियोस बना रहे हैं। हो सकता है कि इनमें कुछ कमियां हों, तो आप हमें कमेंट में इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।